प्यारे भैया बहनों, गुड मॉर्निंग। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग अणु द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है, उसकी परिकल्पना क्या है, इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। अणु द्रव्यमान किसी भी यौगिक के एक अणु में पाए जाने वाले समस्त परमाणुओं के भारों या द्रव्यमानों का योग होता है। उसी को मोलर द्रव्यमान भी कहा जाता है, क्योंकि एक अणु ही एक मोल कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन परमाणु में अगर देखें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और हाइड्रोजन के परमाणु हमेशा 2 परमाणु एक साथ रहते हैं, अर्थात एक अणु में 2 परमाणु होते हैं और इसका एक अणु बन गया H2। पहले परमाणु का भार हो गया 1, दूसरे का भी 1, इस तरह से दोनों का योग जो है 2 होता है। इस तरह से H2 अणु का द्रव्यमान जो है 2 है। O2 में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, पहले परमाणु का भार 16, दूसरे का 16, इस तरह से अणु भार 32 हो जाता है। क्लोरीन के 2 परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं, Cl2 के रूप में रहता है। पहले का भार 35.5, दूसरे का भी 35.5, इस तरह से इन दोनों का योग 71 होता है। N2 में 2 परमाणु हैं, 14 और 14 दोनों के भार हो गए, इस तरह से 28 इसका अणु भार है। CO2 में आप देख रहे हैं कार्बन का 1 परमाणु है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। कार्बन के परमाणु का भार 12, ऑक्सीजन के परमाणु दोनों परमाणुओं का संयुक्त भार 16 अर्थात 32 हो गया। इनका योगफल जो है 44 आया, यानी CO2 का अणु द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान 44 हो गया। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं NH3 अमोनिया में N का 1 परमाणु है जिसका भार 14 है। H के 3 परमाणु हैं, एक परमाणु का भार 1 होता है तो 3 परमाणुओं का भार 3 हो गया। इस तरह से 14 और 3 योगफल उसका 17 आया। मेथेन में आप देखते हैं CH4, C का 1 परमाणु है जिसका भार 12 हो गया। H के 4 परमाणु हैं, चारों परमाणुओं का भार 1 क्रमशः, इस तरह से 4 तो 12 और 4 ये 16 हो गया। NaCl साधारण नमक आप देख रहे हैं तो Na का भार जो है 23 है, Cl का भार 35.5 है, इस तरह से 58.5 इसका अणुभार हो गया। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम का भार 23, O का भार 16, H का भार 1, इस प्रकार से इसका अणुभार 40 होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में आप देख रहे हैं पोटेशियम का 1 परमाणु है, भार 39 हो गया। O का 1 परमाणु है, 16 हो गया। H का 1 परमाणु है, 1 हो गया और इस तरह से इनका योगफल 56 होता है। HCl में H का 1 परमाणु है, इसलिए इसका भार 1 होता है। Cl 1 परमाणु है, 35.5, इस तरह से इसका अणुभार होता है 36.5। ग्लूकोज C6H12O6, इसे देखें तो C के 6 परमाणु हैं, एक परमाणु का भार 12 होता है, 6 का गुणा करने पर इसका C का टोटल भार निकल आता है 72, 12×72। इसके बाद दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु है, एक हाइड्रोजन का भार 1 होता है, उसके 12 परमाणु हैं, इसलिए 12×1=12, इस तरह से हाइड्रोजन का भार जो है अणुभार 12 आ गया। ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं, इस तरह से एक ऑक्सीजन का भार होता है 16, 16×6=96, इस तरह से कार्बन 72, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 96, तीनों का संयुक्त भार करने पर 180 ग्लूकोज का अणुभार आता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल में आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, अर्थात इसका भार 2 हो जाएगा। सल्फर का 1 परमाणु है जिसका भार 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं,
यानी 16 चौको 64 इसका भाग हो जाएगा। इस तरह से H2SO4 का संयुक्त जो अणुद्रव्यमान है वो 98 हो जाता है। भैया बहनों, इस तरह से किसी भी यौगिक के अणुभार की गणना हम कर सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए विशेष उपयोगी होगा, खासतौर पर किसी भी यौगिक का अणुभार ज्ञात करने के लिए, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए या ग्राम अणुद्रव्यमान ज्ञात करने के लिए। ग्राम अणुद्रव्यमान ज्ञात करने के लिए अणुभार जो भी हमें प्राप्त होगा उसी को ग्राम में व्यक्त कर दिया जाएगा। शेष प्रोसेस यही रहती है। धन्यवाद भैया बहनों। जो कुछ समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आगे के वीडियो में इनका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।